मित्रों, आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो जापानी कहानी है। याशिकी हयामा द्वारा लिखी हुई एक थैला सीमेंट। योशिजो सीमेंट के थैले खाली कर रहा था। अपने शरीर के अधिकतर अंगों को वह किसी तरह सीमेंट की धूल से बचाए हुए था, लेकिन उसके केशों और मूछों पर एक मोटी पपड़ी जम गई थी। वह अपनी नाक साफ करके सीमेंट की उस पपड़ी को निकालने के लिए आकुल हो रहा था, जिसके कारण नासापुटों के भीतर बाल सलाख से कड़े हो गए थे। लेकिन सीमेंट घोलने का यंत्र हर मिनट में 10 खेप तैयार करके फेंक रहा था और उसे भरते रहने में ढील की कोई गुंजाइश नहीं थी। योशिजो का काम दिन में 11 घंटे का था। इस दौरान उसे एक बार भी ढंग से नाक साफ करने का अवसर नहीं मिलता था। तो जब थोड़ी देर की दोपहर की छुट्टी में उसे भूख लगी होती तो वह जल्दी जल्दी किसी तरह कौर निगलता रहता। उसे आशा थी कि तीसरे पहर के कुछ देर के विश्राम में उसे अवसर मिलेगा, लेकिन जब उसका समय आया तो उसने पाया कि उसे बीच सीमेंट घोलने का यंत्र को खोलना है। तीसरे पहर तक उसे लगने लगा था कि उसकी समूची नाक सीमेंट घोलने के यंत्र को तीसरे पहर तक उसे लगने लगा था कि उसकी समूची नाक सीमेंट की बन गई है। दिन किसी तरह पूरा हो रहा था। थकान से उसकी बाहें शिथिल हो चुकी थी और थैले ढोने के लिए उसे पूरे जोर लगाना पड़ रहा था। एक एक थैला उठाते समय उसने देखा सीमेंट में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा है। क्या हो सकता है, यह कौतूहल हुआ। लेकिन कौतूहल शांत करने के लिए काम की गति धीमी नहीं की जा सकती थी। हड़बड़ाकर उसने नपाई के चौखटे में सीमेंट भरा और उसे मिलाने के लिए खांचे में डाल दिया। बेलचा उठाकर वह फिर सीमेंट ढोने में लग गया। मन ही मन डिब्बा उठाया और उसे अपने लबादे की जेब में डाल लिया। अरे मारो गोली, वजन तो कुछ है ही नहीं उसमें और जो हो सो हो, पैसे से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। इस तनिक सी देर से भी वह अपने काम में पिछड़ गया और अब उसे दुगनी तेजी से सीमेंट ढोकर मशीन में डालना पड़ा। स्वयं चालित यंत्र की तरह उसने एक और थैला खाली किया और नपाई के नए खांचे में सीमेंट भरने लगा। अतः अंत में मशीन की रफ्तार कुछ धीमी हुई और फिर वह रुक गई। योशिजो के उस दिन की छुट्टी का समय आ गया था। यंत्र में लगी हुई रबड़ की नली को उसने उठाकर और उसके मुंह हाथ धोकर हल्का सा उपक्रम किया और फिर अपने नाश्ते का डिब्बा गले में टांग लिया और अपनी कोठरी की ओर चल दिया। एक ही विचार उसके मन पर छाया हुआ था, पेट में कुछ भोजन पड़ना चाहिए और उससे भी जरूरी है कि तेज साके शराब का गिलास मिल जाना चाहिए। वह बिजली घर की इमारत के सामने से गुजरा। उसने निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था और जल्दी से उन्हें बिजली मिलने लगेगी। सुदूर क्षितिज पर सांझ के धुंधलके में कैरा पर्वत शिखर की बर्फ चमक उठी थी। योशिजो के पसीने से लथपथ शरीर में सहसा एक कपकपी दौड़ गई। वह ठंड से सिहर उठा। जिस रास्ते से पर वह चल रहा था उसके किनारे किनारे कोई नदी बह रही थी। दूधिया झाग के नीचे से एक घरघराहट उसकी तेज गति का संकेत दे रही थी। ऐसी की तैसी, योशिजो ने सोचा। हद है, बस हद है। उस औरत के फिर बच्चा होने वाला है। उसका ध्यान कोठरी में कुलबुलाते 6 बच्चों की ओर चला गया और जाड़ों के अंत होते न होते जन्म लेने वाले 7वें बच्चे की ओर, अपनी घरवाली की ओर गया, जो धड़ाधड़ एक के बाद एक बच्चा जनती जा रही है। उसने अब सोचा, वह
मन ही मन बुदबुदाया और एक गहरी उदासी उसके चेहरे पर छा गई। राज की 1 येन 90 सेन मजदूरी मिलती है, उसमें से फी पड़ी 50 सेन के हिसाब से दोपड़ी चावल लेने होते हैं। फिर रहने सहने का खर्च रोज का 90 सेन हो जाता है। 1.90 तो इसी में गया। अब शराब के लिए कुछ कहाँ बच रहेगा। एकाएक उसे जेब में पड़े डिब्बे की याद आई। डिब्बा निकालकर उसने अपनी पतलून की पिछाड़ी पर रगड़कर उसका सीमेंट साफ किया। डिब्बे पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन वह सावधानी से मुहर बंद किया गया था। भला ऐसे डब्बे में कोई मुहर बंद क्यों लगाना चाहेगा। वह भी जो भी हो, बुझावल का शौकीन जान पड़ता है। सड़क के किनारे के पत्थर पर पटकने के बाद डिब्बे का ढक्कन नहीं खुला तो गुस्से में युशोजी ने उसे सड़क पर डालकर एड़ियों से कुचलना शुरू कर दिया। अंत में डिब्बा टूट गया। कपड़े की चिथड़े में लिपटा हुआ एक कागज देखकर योशिजो ने उठा लिया और पढ़ने लगा। मैं नुमुरा सीमेंट कंपनी में मजदूरी करती हूँ। मेरा काम सीमेंट के थैले सीना है। जिस नौजवान से मेरी सगाई हुई थी वह भी उसी कंपनी में काम करता था। उसका काम था पिसाई की मशीन पर पत्थर झोंकना। 7 अक्टूबर की सुबह जब वह एक बड़ा ढोका मशीन में डालने की कोशिश कर रहा था तो उसका पैर कीचड़ में फंसा और पत्थर के साथ वह भी मशीन में गिर गया। उसके साथियों ने उसे खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कोई ना निकला। डूबते आदमी की तरह वह पत्थर के साथ धंसता चला गया और पत्थरों के साथ ही उसका शरीर भी मशीन में पिस गया। दूसरी तरफ चूरा बाहर फेंकने के लिए पाइप से गुलाबी चूरा बनकर निकला। यह चूरा भी ढुलाई वाली पेटी के सहारे महीन पीसने वाली चक्की में पहुंच गया और उसके इस्पात के पाटों के नीचे चला गया। मुझे लगा पिसाई के दौरान मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वहां के चूरा भट्टी में पहुंचा और पक कर सीमेंट के रूप में तैयार होकर निकल आया। उसकी हड्डियां, उसकी मांस मज्जा, उसका मन सब पिसकर चूरा हो गए थे। हाँ, मेरा पति थोड़ा सा सीमेंट भर बनकर रह गया था। बचा था सिर्फ उसके पोशाक का एक चिथड़ा। आज दिन भर मैं वो थैले सीती रही हूँ जिनमें उस खेप का सीमेंट भरा जाएगा। उसके सीमेंट बनने के दूसरे ही दिन यह चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे पूरा करके मैं इस खेप के एक थैले में डाल दूंगी। क्या तुम जो भी इसे देखोगे मजदूर हो? अगर तो मेहरबानी कर मुझे जवाब देना, इस थैले का सीमेंट कहाँ काम आ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कुल कितना सीमेंट उससे बना और सबका सब एक ही जगह काम आया, क्या अलग अलग। क्या तुम पलस्तर करने वाले हो या राजमिस्त्री? मैं नहीं चाहती कि वह किसी थिएटर के गलियारे या किसी भी बड़े भवन की दीवार का हिस्सा बन जाए, लेकिन ऐसा होना रोकने के लिए मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर तुम मजदूर हो तो यह सीमेंट किसी ऐसी जगह मत लगाना। लेकिन फिर सोचती हूँ इससे क्या फर्क पड़ेगा। जहाँ चाहो यह सीमेंट लगा देना। जहाँ भी वह लगाया जाएगा लगन से अपना काम पूरा करेगा। वह था ही नेक और ईमानदार, और जहाँ भी उसका भाग्य उसे ले जाएगा वहाँ अपना काम पूरा मन से करेगा। वह दिल का बहुत नरम था, लेकिन साथ ही वह एक तगड़ा और साहसी भी था। अब बिल्कुल जवान था, 25वां साल लगा ही था। मुझे यह भी जानने का अवसर नहीं मिला कि वह मुझसे कितना प्रेम करता है, और अब मैं उसके लिए कफन सी रही हूँ। कफन क्या, सीमेंट का थैला सी रही हूँ। दाह घर की जगह वो भट्टी में झोंका जाएगा, लेकिन उससे विदा लेने के लिए मैं उसकी कब्र तक कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि मैं कैसे जान सकती हूँ कि तुम उसे कहाँ दफनाओगे, पूरब या पश्चिम, दूर या पास, कहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस चिट्ठी का जवाब जरूर देना। तुम अगर मजदूर हो तो जवाब दोगे ना, और बदले में मैं उसकी पोशाक के कपड़ों का एक टुकड़ा तुम्हें देती हूँ।
हाँ, यही टुकड़ा है जिसमें चिट्ठी लपेटी गई है, उसके पत्थर का चूरा, उसके शरीर का पसीना, सब इसी कपड़े में है जो पोशाक पहनकर वह मुझे सीने से लगाता था। ओह, कितनी कड़ी होती थी उसकी कौली। उस कुल का यह टुकड़ा ही बचा है। मेरे लिए इतना तो कर दोगे ना? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ डाल रही हूँ, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे यह जरूर बता देना कि यह सीमेंट किस दिन काम आया, किस जगह लगाया गया और उसका ठीक पता क्या है, और अपना नाम पता भी लिख देना। और तुम भी सावधानी से रहना, अपना ख्याल रखना। रखोगे ना? नमस्कार। बच्चों के हुड़दंग एक बार फिर योशिजो के आसपास घिर आया था। एक बार फिर उसने चिट्ठी के अंत में दिया हुआ नाम और पता पढ़ा, और फिर एक ही घूंट में वह चाय का वह प्याला खाली कर गया जिसमें उसने अभी अभी साके शराब भरी थी। मैं नशे में धुत हो जाऊंगा, उसकी घरवाली ने कहा। तो आपके पास नशा करने की सहूलियत है, और बच्चों का क्या होगा? यशोजी ने घरवाली के बढ़े हुए पेट की तरफ देखा और उसके 7वें बच्चे की बात उसे याद हो आई। तो मित्रों, ये थी एक जापानी कहानी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं।